वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, हम कॉल का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां कमर्शियल ब्रेक से पहले मुनक़ता हुआ था। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर मलिक साहब, क्या हाल है? ठीक हो? जी ठीक है, फरमाइए। मलिक साहब, मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। मेरा एक प्रॉब्लम बना था। मैं कोई 98 का इंग्लैंड किया हुआ था। अच्छा। तो फिर मैं वापस आया तो मुझे पता नहीं था कि 2 साल यहाँ पे रहना पड़ता है, उसके अंदर वापस होना पड़ता है। अच्छा। तो मैं यहाँ पे आके तो डॉक्टर साहब मैं 2 साल रह चुका हूँ। तो जब तकरीबन 2 साल 3 साल ऊपर हुए हैं तो मेरे वालदा बीमार थी यहाँ पे। तो जब मैं वापस जाने के लिए किया तो उन्होंने मुझे वापस कर दिया एयरपोर्ट वालों ने। तो फिर मैंने वो भेजा है इमिग्रेशन में, वो पासपोर्ट वगैरह सारा कुछ, लेकिन उन्होंने मुझे रिफ्यूज कर दिया। लेकिन मेरे बच्चे और फैमिली सारी इंग्लैंड में है सर। मेरा बिजनेस भी है, मेरी प्रॉपर्टी भी है। जी मैं समझ गया आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में कानून एक होता है रिटर्निंग रेजिडेंट का, कि अगर किसी के पास परमानेंट सेटलमेंट हो, उसे नेशनलिटी ना ली हो, वो अगर अपने कंट्री में जाए तो उसको वहाँ से 2 साल के अंदर एक दफ़ा ज़रूर आना पड़ता है। तो अगर वो 2 साल में आप नहीं आते हैं, 2 साल बिल्कुल ही, तो उसके बाद वो खुद ब खुद ही वो जो आपका वीज़ा है वो कैंसिल हो जाता है। तो आपका वीज़ा भी कैंसिल हो चुका है। इसके खिलाफ वो कहते हैं ना कोई अपील, ना दलील, ना वकील, क्योंकि मसला ही ख़त्म हो गया है। तो अब यही हो सकता है कि न्यू ग्राउंड्स के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डिपेंड है कि आपको पहले यहाँ पे स्टे कैसे मिला था। फैमिली से मुराद ये होती है कि अगर आपके बीवी बच्चे यूके में, फिर तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर भाई वगैरह हैं, उनकी बेस पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है किसी वकील से डिटेल में मशवरा कर लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी वालेकुम सर। जी फरमाइए। सर, एक तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। कहने के मुताबिक हमको लेगेसी में सबको वीजे मिले थे। अच्छा। सर, आज मैं ये बात पूछ रहा हूँ कि एक्चुअली लास्ट ईयर हमको इंडेफिनेट मिले थे, तो हमने मार्च में बच्चों समेत नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया था। अच्छा। और मेरी बीवी का मैंने 3 महीने बाद किया था, क्योंकि उसकी सिटीजनशिप सर्टिफिकेट लेट आई थी। तो कहना ये है कि मेरी वाइफ को सिटीजनशिप क्या कहते हैं अपना नेशनलिटी का सर्टिफिकेट भी आ गया और उसका अप्रूवल और सेरेमनी हो गया, लेकिन मेरे और मेरे बच्चों का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। 8 महीने हो रहे हैं। तो क्या हम लोग का क्या डिसीजन आ सकता है, मतलब क्योंकि मेरे डिपेंडेंट को ऑलरेडी मिल चुका है। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। आमतौर पर जो नेशनलिटी है 2 से 3 महीने में हो जाती है, अनलेस कि उसमें कोई प्रॉब्लम हो कि आपने ट्रैवल बाहर किया हो या ज़्यादा अरसा बाहर रहे हो। तो ज़्यादा बेहतर है वो जो आपको एक्नॉलेजमेंट मिली थी उसके ऊपर एक रेफरेंस नंबर होगा और टेलीफोन नंबर होगा, उनको फ़ोन करके पता करें कि जी मेरे जो डिपेंडेंट्स हैं उनको तो नेशनलिटी हो गई है, मुझे अभी तक नहीं मिली, इसकी क्या वजह है। ये भी पॉसिबल है कि कभी उन्होंने वो आमतौर पर सेकंड क्लास में भेजते हैं, तो कभी इधर उधर मेल में हो गई हो या किसी और को मिली हो या आपको ना मिल सकी हो। तो मेरा आपको मशवरा है कि आप उनको फ़ोन करके पता कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी मुझे लगता है कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। Hello. जी फरमाइए। Hello. Hi. Actually, I have a boy who is 8 years old now, and he born here. So, can he apply? Can I apply for him for the indefinite or naturalization? What's your legal status here? I'm on PSW now. Thank you for your call. No, you can't. Unfortunately, you can't apply. Before that, before 83, there used to be a law. If any child was born here and he was entitled, she was entitled for British nationality. But from 1st January 83, they changed this law. So now your child is not entitled for anything. Only thing you can do, just you can make a new passport for the child and get it stamped, and they will give the child visa as long as you have the visa. Thank you for the call. नाज़रीन, देखते हैं हमारा अगला कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं पाकिस्तान से इतना बात कर रहा हूँ सर, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए थी। मेरा एक कजन है 7 साल से अनलीगल रह रहा है यूके में। अच्छा। उसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए थी। क्या वो भी वीजा अप्लाई करे इस 7 साल की बेस से तो उसको स्टे मिल सकती है, या उसका क्या प्रोसीजर हो सकता है? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में अगर कोई आदमी यूके में आता है तो पहली बात उसका ओवर स्टे या इलीगल नहीं होना चाहिए, तो हमेशा लीगल तरीके से ही रहना चाहिए। तो अगर आपके फ्रेंड ने पहले अप्लाई किया होता अगर पिछले 7 साल पहले, तो मुझे यकीन है उसको यहाँ पे स्टे मिल चुका होता। चूँकि यहाँ हर 5 या 6 साल के बाद कोई ना कोई एमनेस्टी या लेगेसी निकलती रहती है, और जो लोग उनके सिस्टम में होते हैं उनको यहाँ पे स्टे मिल जाता है। तो ज़्यादा बेहतर अपने फ्रेंड को कहें कि किसी अच्छे वकील को जाकर मिले, उनको पूरी बात बताएं। सारी वो बात उनके सुनने के बाद वो उसको एडवाइस कर सकेंगे कि वो किसी कैटेगरी में आता है या नहीं आता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारा अगला कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मुझे लगता है ये कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी
जी फरमाइए। हेलो जी वकील साहब गल करनी थी जो 6 महीने हो गए केस लाए मेरी वाइफ का। अच्छा, तो फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया जिदा जिदा कोई होम ऑफिस तो यहाँ से अप्लाई किया या बैक होम से अप्लाई किया है? नहीं, यहाँ से किया। तो क्या अप्लाई किया था? वो ह्यूमन के पे किया था। तो इंडेफिनिट स्टे के लिए या एक्सटेंशन के लिए? नहीं, इंडेफिनिट के लिए। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आपकी वाइफ यहाँ पे वो डिपेंडेंट वीजे के ऊपर आई थी और 2 साल पूरे करने के बाद आपने इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई किया, तो आमतौर पर ऐसे केसेस में 6 महीने में आजकल उसके फैसले हो रहे हैं। तो अगर आपको 4-5 महीने हो गए हैं, जस्ट इंतजार करें, एनी टाइम उसका फैसला होकर आ जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। जनाब, मैंने पहले भी कॉल किया था, वो शायद आप मेरे क्वेश्चन समझ ना पाए। मेरे जो दोस्त है उनका सितंबर में कोर्ट की जानिब से अपील एंटरप्रेन्योर का अलाउ हो चुका है। अभी होम ऑफिस को वो डिसीजन गई है, तो होम ऑफिस की जो वहां से एक लेटर, एक्नॉलेज लेटर उनको आया है कि आप का जो डिसीजन है कोर्ट का वो हमें मिल चुका है, आप कुछ भी फिलहाल ना भेजे, आप वेट करें। तो वो अभी क्या करें उस बारे में जरा बता दें। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आपका जो फैसला कोर्ट से आपके हक में हो जाए, जो अदालत होती है ये होम ऑफिस या यूके बॉर्डर एजेंसी से ऊपर होती है, वो अगर आपको यहाँ पे स्टे करने का फैसला दे दें, आपके हक में फैसला दे दें, फिर उसके मुताबिक होम ऑफिस वाले आपको स्टे दे देते हैं। तो अगर तो कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था कि आपको यहाँ पे, आपके फ्रेंड को यहाँ पे स्टे मिल जाए, तो फिर होम ऑफिस वाले उसको स्टे दे देंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मुझे ये पूछना था, मेरा इंडेफिनिट लग गया है 10 साल की बेस पे ना। अच्छा। मेरा दिसंबर में लगा था इंडेफिनिट, 10 दिसंबर को। ठीक है। तो अभी मुझे 1 साल होने वाला है। तो आप मुझे ये बताएं, नेशनलिटी के लिए मुझे पूरा 1 साल वेट करना पड़ेगा या मैं 28 दिन पहले अप्लाई कर सकता हूँ? मुझे इतना बता दें बस। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में नेशनलिटी में आपको पूरा 1 साल वेट करना पड़ेगा। बाकी सब कैटेगरीज में आप 28 दिन पहले एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन नेशनलिटी में पूरा 1 साल करने के बाद ही एप्लीकेशन कर सकेंगे। इसका मतलब है जिस दिन आपको इंडेफिनिट स्टे मिला था दिसंबर को, उसी डेट को आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे लगता है कॉल ड्रॉप हो रही है, चूंकि इनकी टीवी की आवाज़ बहुत ज़्यादा हाई थी। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मतलब मैं सेटलमेंट केस है और उससे इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ कि ये जो रूल्स और रेगुलेशन पास हुआ था 18,600 वाला, तो ये कब खत्म होने की चांसेस है? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में ये इसके खिलाफ होम ऑफिस ने एक डिसीजन आ गया था, लेकिन अभी इस सिलसिले में नई कानून साजी होगी, फिर उसे चेंज होगा, इसमें काफ़ी सारी देर लग जाएगी। फौरी तौर पर इसके कोई चांसेस नहीं, लेकिन फिर भी ये ख़त्म नहीं होगा, चूँकि ये बहुत अरसा पहले से एक रिक्वायरमेंट है कि जो आदमी अपनी बीवी या बच्चे को यहाँ पर बुलाना चाहे या हस्बैंड को बुलाना चाहे, वो इस काबिल हो कि खुद और उनको विदाउट रिकोर्स टू द पब्लिक फंड मेंटेन और अकोमोडेट कर सके। तो फिर भी फुल टाइम वाला सिलसिला रहेगा, लेकिन इसके अभी कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं बहुत जल्दी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मुझे लगता है टीवी की आवाज़ बहुत ज़्यादा हाई है और कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गल करनी। जी फरमाइए। जी जी बोलो। जी फरमाइए। माड़ी वालदा ना केस 12 साल ही गए, 12 साल 3 बार केस रिजेक्ट होया। हूँ जो नवे केस दिता वकीला कि पुराना केस मुड़ी सा खोल सो, हूँ पुराना केस MP को मिली तो केस पुराना खिलाओ। उन्हें 12 साल की उन्होंने उम्र होगी 70 साल। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में जब आपने पहले एप्लीकेशन की थी उनकी उम्र मुझे लगता है 65 साल से कम थी। इस वजह से अगर किसी की उम्र 65 साल से कम हो और वो डिपेंडेंट के लिए अप्लाई करता है तो आमतौर पर उसका स्टे नहीं होता है, लेकिन चूंकि अब उनकी एज ज़्यादा हो गई है, लिहाजा अगर आप एप्लीकेशन करेंगे तो उनको यहाँ पे स्टे मिल जाएगा। तो वैसे भी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, गवर्नमेंट का एक समझे एक अनरिटन यहाँ पे एक कानून है कि अगर किसी के पेरेंट्स या किसी के माँ बाप की उम्र 65 साल से ज़्यादा हो उसको वापस नहीं भेजते बल्कि यहीं पर स्टे देते हैं। मुझे यकीन है उनको स्टे मिल जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। मलिक साहब, वालेकुम सलाम। फोन लगाना पड़ा। आपने जिक्र किया था कि 6 मंथ्स लगता है रफली अपील ट्राइब्यूनल में। मेरा अपील परमिशन अपील एक्सेप्ट हो गई है तो मैं हियरिंग के लिए वेट कर रही हूँ। और आपने ये भी जिक्र किया था कि वहाँ पे 3 जज होंगे।
जब उन्होंने मुझे लेटर भेजा था, मैंने ये भी पढ़ा था कि वो खुद से हियरिंग जो डिसीजन है वो तीनों जजेस डिसाइड करके और लेटर भी भेज सकते हैं, या मुझे हियरिंग के लिए जाना लाजमी है? जी, आपकी काफ़ी शुक्रिया। असल में जब अपर ट्राइब्यूनल में केस जाता है तो इसका मतलब है वो पॉइंट ऑफ लॉ पे ही जाता है कि जज ने जो फैसला किया था उसमें कोई गलती थी, तो वो उसमें कोई कानूनी गलती थी जिसको कोई रेक्टिफाई करना चाहते हैं या कोई ऐसी चीज़ लगती है, तो उसमें आम तौर पर वहाँ पे बहस होती है। जो आपका वकील होता है वो जाता है और जो हमास वाले यूके बार एजेंसी वाले वो भी एक वकील भेजते हैं, तो उनकी फिर आर्गूमेंट्स होते हैं, उनकी बहस होती है, वो सुनकर फिर वो जो जजेज हैं वो फैसला करते हैं। लेकिन कोर्ट में आपका जाना ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप चले जाएँ तो जा सकते हैं, जाकर देख सकते हैं कि हेयरिंग पे क्या हो रहा है, लेकिन आपको उधर बोलने नहीं देते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, दो सवाल थे। एक तो ये कि मैं एयरपोर्ट पे से जब वापस आ रहा हूँ था तो पासपोर्ट रखिए और IS 96 इशू करें, इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सवाल दो ये है कि एक तो मेरी बच्ची जो है सो दिसंबर में 7 साल की हो जाएगी, यहाँ पर पैदा हुई मुझे, तो इसके अंदर मैं एप्लीकेशन कर सकता हूँ इन्वेस्टिगेशन के दरमियान में? और सेकंड चीज जो सो या 7 ईयर एजुकेशन है या 7 ईयर यहाँ पर बच्ची यहाँ पर रहना है? ये दो सवालात है। और मेरा पासपोर्ट अभी तक भी इमिग्रेशन ऑफिसर के पास है, तो इसके बगैर मैं एप्लीकेशन कोई बना सकता हूँ, कर सकता हूँ? आप क्या टियर 4 पे थे? आप क्या टियर 4 पे थे? जी, आप किस तरह के वीजे पर थे? मैं जो HSMP पे था, मैं HSMP के वीजे पे था। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में अगर आपके पास HSMP वीज़ा था, जब आप वापस आए तो उस वक्त शायद इमिग्रेशन ऑफिसर को कोई इतला मिली होगी या वो कुछ सस्पिशियस हो गए होंगे आपकी इनकम के बारे में जो आपने लास्ट टाइम डिक्लेयर की, तो ऐसी सर्कमस्टांसेस में वो आपको पासपोर्ट नहीं देते हैं, पासपोर्ट पास रख लेते हैं और आपको एक टेम्परेरी एडमिशन दे देते हैं, उसको IS 96 कहते हैं। उसके बाद फिर आपको बुलाते रहते हैं जब तक कि आपके केस का फैसला नहीं होता है। बहरहाल अगर आपको 7 साल बच्चे के साथ पूरे हो गए, उसमें एजुकेशन नहीं होती है बल्कि बच्चे का यूके में आना या पैदा होना और 7 साल रहना ज़रूरी है। तो अगर ये 7 साल आप दिसंबर में पूरे कर लेते हैं तो जिस दिन ये 7 साल पूरे उसके नेक्स्ट डे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो अगर आपका पासपोर्ट उनके पास है स्टिल आप ऐसी एप्लीकेशन कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, मैंने पूछना था, मैंने ना अपने हस्बैंड के लिए अप्लाई करना है डिपेंडेंट वीजा, मेरे पास इंडेफिनिट स्टे है। अच्छा। और मेरे हस्बैंड इंडिया में है, तो मैंने पूछना था कि अगर उनके अप्लाई करने से पहले ये क्या लीगल रिक्वायरमेंट है कि मेरे पासपोर्ट पे उनका नाम होना चाहिए? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पासपोर्ट के ऊपर उसका नाम हो। तो उसमें रिक्वायरमेंट्स जो हैं, तो जो 2 बड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं, पहली तो ये है कि उनको वहाँ से एक इंग्लिश टेस्ट पास करना पड़ेगा, तो वो पहले से पास कर लें। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी जो इनकम है वो 18,600 पाउंड होनी चाहिए और पिछले 6 महीने से आपने काम किया हो। तो ये 2 मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। मुझे लगता है कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी फरमाइए। नहीं, मुझे लगता है ये कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो, जी फरमाइए। सर ये मैंने बात करनी थी इससे। जी फरमाइए। सर ये मेरी सिस्टर है यहाँ पर। अच्छा। तो उनकी यहाँ पे आए उनको तकरीबन 12 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा। तो उनकी अभी शादी हो गई है, तो अब वो केस किस बुनियाद पर दे के उनकी स्टे हो जाए? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो वो ओवर स्टे रही हो तो फिर उनके लिए खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, चूँकि एक नया कानून अक्टूबर से आ गया, 1 अक्टूबर से, कि अगर किसी ने यहाँ पे ओवर स्टे किया हो तो अगर अक्टूबर के बाद वो एप्लीकेशन करेगा तो उसको फिर इमिग्रेशन रूल में स्टे नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा बेहतर आप किसी वकील से मशवरा कर लें कि आप किस कानून के तहत एप्लीकेशन कर रहे हैं या किस कानून के तहत एप्लीकेशन करना चाहते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैं पूछना था, मैं 12 साल पहले इस कंट्री में आया था। मैंने 2 साल पहले यहाँ केस लगाया जी अपना ह्यूमन राइट का, ठीक है जी। अच्छा। तो उसका जवाब आया जी, रिफ्यूज कर दिया। फिर उन्होंने, मेरे वकील ने उनको लेटर लिखी, वो रिकंसिडर आया जी वापस जवाब कंसंट्रेशन वाला। अच्छा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे एक बिजनेस करना हो कोई, जैसे पैसे रखने पड़ते हैं ये वो, अगर मैं कुछ करता था उसके बारे में बता सकते हैं आप?
जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में अगर आपका केस खत्म हो गया था या रिफ्यूज हो गया था तो उसके सामने एक ही रास्ता था कि आप इसको आगे कोर्ट में ले जाते हैं। अगर आप अदालत में नहीं ले जाते हैं तो इमिग्रेशन वाले आमतौर पर रिकंसिडर नहीं करते हैं। तो आमतौर पर यही होता है कि जो लोग इसी खुशफहमी में होते हैं कि उनका रिकंसिडर हो रहा है लेकिन इमिग्रेशन वाले उनको पकड़ कर डिपोर्ट कर देते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है किसी अच्छे वकील से मशवरा कर लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगला कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। बस मैंने पूछना था कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस पे पॉइंट है, तकरीबन कोई 12 पॉइंट है। अच्छा। और रिसेंटली मुझे लास्ट ईयर नवंबर में 6 पॉइंट मिले और उस बेस कोर्ट से मिले हैं। उस बेस पे मैं अपनी नेशनलिटी अप्लाई कर सकता हूँ, जरा बता सकते हैं मुझे? और मुझे यहाँ पे आए हुए तकरीबन 5 साल का अरसा हो चुका है। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में नेशनलिटी में मुझे लगता है आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, चूंकि नेशनलिटी में खाना करेक्टर का होता है। तो अगर किसी आदमी को कोर्ट की तरफ से सज़ा हो चुकी हो, गो कि थोड़ी हो, बहुत हो, कम हो, ज़्यादा हो, तो इमिग्रेशन वाले उसको सज़ा ही मानते हैं। तो उसमें वो कहते हैं जब आपको ऐसी कोर्ट से कन्विक्शन हो जाए उसके 5 साल के बाद ही आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाइए। हेलो। जी। मुझे असल में ये कंफर्म करना है कि मैं स्टूडेंट का आया था, तो मुझे 10 साल होने पर आ रहे हैं अगले महीने। अच्छा। मतलब 2 महीने बाद ना। तो बस ये कंफर्म करना है कि अभी मैं PSW पे हूँ, तो वो एज अ स्टूडेंट उसमें 10 साल के उस पर काउंट होता है या नहीं होता? क्योंकि असल में बीच में मेरा एज अ स्टूडेंट रिफ्यूज हुआ था, फिर मैंने कोर्ट से लिया था। कोर्ट ने जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। जहाँ तक PSW का ताल्लुक है, हाँ ये बिल्कुल शामिल होता है। तो आप 10 साल की बुनियाद पे अप्लाई करें तो आपका स्टे हो जाएगा। जो इस पे अक्सर लोग इसी पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि चूँकि बाद पेपर्स में लिखा हुआ है कि ये काउंट नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ सेटलमेंट में काउंट नहीं होता। जहाँ पे आपको वर्क परमिट पे या HSMP पे अप्लाई करें वहाँ इसको साथ मिला नहीं सकते हैं, लेकिन लॉन्ग जो रेजिडेंट्स है इसमें PSW काउंट होता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। जी मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। मुझे रिमूव किया गया था UK से। अच्छा। तो मैं दोबारा अप्लाई किया था, तो उन्होंने मुझे 2 ऑब्जेक्शन लगाए थे। तो उसके बाद वो कह रहे थे कि आपकी स्टेटमेंट ज्यादा है, तो कुछ ऐसे ही कर रहे थे। तो मैं फिर उन्होंने अपील दी। अपील के बाद मैंने अपील की। अपील के बाद वो स्पॉन्सर मेरी वहाँ पे गई, लेकिन वहाँ पे वो किसी वजह से उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो मैं दोबारा अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मुझे पहले रिमूव किया था उन्होंने, ओवरस्टे था। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में पहली बात यह कि आपको जब रिमूव किया गया था, आप रिमूवल के खिलाफ भी 28 दिन के अंदर अपील कर सकते थे। तो बहरहाल आपने को एप्लीकेशन की थी जो रिफ्यूज हो गई थी, आपने अपील की, जो आप हार गए, तो अभी दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़्यादा बेहतर है किसी वकील को ये सारे पेपर दिखाएं ताकि वो सारी चीज़ देखकर आपको एडवाइस कर सके कि आप किस तरह दोबारा एप्लीकेशन कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई एक बेसिक प्रॉब्लम है जो वहाँ पे मौजूद है, अगर वो मौजूद रहेगी तो फिर तो ज़ाहिर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज होती रहेगी। तो ज़्यादा बेहतर है किसी वकील को सारे पेपर दिखाकर मशवरा कर लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो। जी जी, हमारे पेरेंट्स आए हुए हैं, वो मल्टीपल वीजा में यहाँ पर आए, मल्टीपल एंट्री के वीजा में, और उनका अभी 6 महीने का स्टे हो गया है। तो फिर वो कितने दिन के लिए बाहर जाके वापस आ सकते हैं? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में अगर कोई विजिटर यहाँ पे आता है वो 1 साल में 6 महीने से ज़्यादा UK नहीं रह सकता है। अगर वो UK में अभी आए हैं, 6 महीने यहाँ पे रह जाएं और अगर वापस जाते हैं तो फिर इसका मतलब है 6 महीने के अंदर वो वापस नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो 6 महीने ऑलरेडी यहाँ पे गुजार चुके हैं। तो अगर वो 3 महीने यहाँ पे रहकर चले जाते हैं तो फिर अगर वापस आ जाते हैं तो फिर 3 महीने वो और यहाँ पे रह सकेंगे। तो इसकी जो बॉटम लाइन वो है कि कोई भी विजिटर 6 महीने से ज़्यादा UK में 1 साल में नहीं रह सकता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। सलाम। वालेकुम सलाम। जी, मैं केस अपनी माई नहीं दसों दिता 8 महीने गए, कोई जवाब नहीं आया। अच्छा जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में अगर आपने कोई अप्लाई किया होगा तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करती हैं, उसके बाद फ़ी पे करती हैं। जब फ़ी पे करके एप्लीकेशन भेजती हैं तो 8-10 दिन में उनकी तरफ से जवाब आ जाता है कि आपका केस मिल गया, उसको क्यू में रखा है, जब आपकी बारी आएगी उस वक्त डिसीजन करेंगे। तो ज़्यादा बेहतर है खुद किसी को कहें, होम ऑफिस को फ़ोन करके पता करें कि अगर आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली है तो क्यों डिले हो रही है, या अपने वकील को कहें वो होम ऑफिस को पता करें, या फिर आप अपने MP के पास जाकर उससे भी चिट्ठी लिखवा सकती हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मुझे आपको एक क्वेश्चन पूछना है जी। कि
मैं और मेरे हस्बैंड 10 साल से यहाँ है और हमने वर्क परमिट से पहले अप्लाई किया था तो हमारा दोनों का रिफ्यूज हो गया था। वीजी का वीजा पे हम दोनों आए थे और फिर बाद में 7 साल के बाद मेरे हस्बैंड को इंडेफिनिट मिल गया है ह्यूमन राइट्स के ऊपर लीगसी के अंदर। और मेरा एप्लीकेशन भी साथ में हमारे सॉलिसिटर ने डाला था। हमने हम तक जहाँ आए थे तो शादी नहीं की थी। हमने 5 साल यहाँ गुजारा और मेरे हस्बैंड ने अलग से गुजारे। फिर 5 साल के बाद हमने शादी की थी और अभी 5 साल शादी के हुए हैं। अभी आपका सवाल क्या है? वो 4 साल की हमारी एक बच्ची है, वो 4 साल की है। तो उसको मेरे हस्बैंड को तो 2 साल से इंडेफिनिट मिल गया है और अभी नेशनलिटी भी अप्लाई की है पर अभी नहीं है। तो हम मेरी बच्ची के लिए ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं हम जी आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ, आपकी बच्ची जो है वो ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकती है। अगर आपकी बच्ची यूके में पैदा हुई थी जिस दिन उसके बाप को या आपको यहाँ पे इंडेफिनिट स्टे मिला था तो वो ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकती थी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे इसके साथ ही नाज़रीन हम लेते हैं आप हमारी इस प्रोग्राम की आखिरी कॉल। जी फरमाइए। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी फरमाइए। जी मैं इस वक्त वीसा में आई थी 2 बच्चों के साथ, लेकिन मेरे पति चाइल्ड टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं। उसमें जो मेरे साथ 2 बच्चे आए थे उनका भी नाम क्वालिफाइड फॉर चिल्ड्रन करके आया। तो 4 महीने हो गए मैंने वीसा के लिए भेजा हूँ अभी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो एक शर्त उसमें यही होती है कि आप अपने आपको मेंटेन और अकोमोडेट कर सकती हूँ गवर्नमेंट से मदद लिए बगैर। तो अगर आप बेनिफिट्स के ऊपर होते हैं तो फिर अक्सर औकात ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बहरहाल एप्लीकेशन आपने की है, इंतजार करें। अगर आपके हक में फैसला नहीं होता तो फिर आप इसको आगे कोर्ट वगैरह में ले जा सकेंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन आज की मुलाकात बस इतनी, 1 घंटे का वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजर गया। फिर भी अगर मुझे यकीन है कि काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी काफ़ी सारे कॉलर्स हैं, व्यूअर्स हैं जिनकी कॉल नहीं मिल सकी, तो अगले हफ्ते हम यही होंगे। तो अगले हफ्ते तक इजाज़त दीजिए। रब रखा।